अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 7 एनालिटिकल केमिस्ट्री, क्लास मेट्रिक केमिस्ट्री से हमारा कंटिन्यू है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, हमने क्या बात की थी कि एनालिटिकल टेक्निक्स वो टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम किसी भी सैम्पल को एनालाइज करते हैं, किसी भी सैम्पल की एनालिसिस करते हैं। अब इन टेक्निक को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक था क्लासिकल मेथड, एक था एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड। क्लासिकल मेथड जो ओल्ड मेथड्स थे, ठीक है। क्लासिकल मेथड में क्या आ रहा था, जो ओल्ड मेथड्स हैं जिसमें हम ज़्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ ना करें, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये ओल्ड मेथड्स हैं और ओल्ड टाइम में जो है इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे। तो इसमें सिंपली हम जो ग्लास वेयर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्यूरेट है, बीकर है, फनल है, फ्लास्क है, इस तरह की चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन कोई इसमें एडवांस इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होता। क्लासिकल को फिर हमने दो में डिवाइड किया, टाइट्रोमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ये पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड, ये कौन से मेथड्स हैं? मॉडर्न मेथड्स हैं, ठीक है, न्यू मेथड्स हैं। इसमें हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे अपने सैम्पल को एनालाइज करने के लिए। इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें तीन मेथड्स बुक में गिवन हैं। पहला है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने दो टाइप्स यहाँ पर डिस्कस करनी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। दूसरी टाइप है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, अब सेकंड मेथड है क्रोमेटोग्राफी। इसमें हमने गैस क्रोमेटोग्राफी डिस्कस करना है और HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। थर्ड मेथड जो हमने डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स में हमने पोटेंशियोमीट्री डिस्कस करना है और कंडक्टीमीट्री। तो ये क्लासिफिकेशन है एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड की। इस पैटर्न पर ही हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसकी टाइप्स डिस्कस करेंगे, बाकी मेथड्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की यहाँ पे जो डेफिनेशन है या जो डेफिनेशन बुक में गिवन है वो क्या है? इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट विद मैटर। कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर का जो इंट्रैक्शन है उसकी स्टडी क्या कहलाती है? स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम देख रहे होते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है, उसका क्या असर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब हम डालेंगे मैटर पे तो उस रेडिएशन की वजह से मैटर पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ये हमने देखना होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है। तो इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मैटर के साथ कैसा इंट्रैक्शन है, कैसा रिलेशन है, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यहाँ पे एक मैटर है, ठीक है, मैटर पीस है। मैटर क्या होगा? कोई भी चीज़ जिसका कोई मास हो और वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो, वो क्या होगा? मैटर। मैटर में बेसिकली हमारा सैम्पल होगा जिसे हमने एनालाइज करना है। तो जब हम उस सैम्पल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डालेंगे तो उसकी वजह से क्या इफ़ेक्ट होगा, इंट्रैक्शन क्या होगा दोनों का आपस में, ये हमने देखना है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अभी जब हम इसके आगे फर्दर डिटेल करेंगे तो ये बातें क्लियर होंगी। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक और डेफिनेशन है जो कि मुझे डिस्कस करनी है, लेकिन वो हम डिस्कस करेंगे कुछ और टर्म्स डिस्कस करने के बाद, ठीक है, तभी वो डेफिनेशन क्लियर होगी। अच्छा, अब आगे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्योंकि आगे जो उसकी टाइप्स हैं तो उसके लिए थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली ये एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी की एक फॉर्म है जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी। मतलब ये एक एनर्जी है, ठीक है। अब जब एनर्जी पास होगी तो इसके साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनेगी और मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगी। तो ऐसी एनर्जी जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो, मैग्नेटिक फील्ड भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। अगर हम इस वर्ड को भी देखें तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी वेव या ऐसे रेडिएशन जिसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी, वो जब पास हो किसी मीडियम से तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो। तो ऐसी रेडिएशन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अच्छा, यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, 90 डिग्री पे।
ये तो परपेंडिकुलर समझ में आ रहा है, लेकिन ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम जो डायग्राम बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल होती है, 2D होती है, तो उसमें हम इस तरह परपेंडिकुलर नहीं दिखा सकते, क्योंकि वो फिर z एक्सिस पर लाई करेगा और z एक्सिस हम 2D में नहीं दिखा सकते, तो हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है ट्रैवल होने के लिए। मतलब अगर कहीं पे वैक्यूम है, ठीक है, कहीं पे कोई मीडियम नहीं है, तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहाँ से पास हो जाएंगी। अच्छा, अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेव लेंथ पे, ठीक है, वेव लेंथ पे और फ्रीक्वेंसी। तो वेव लेंथ अगर हम देखें थोड़ा सा, तो क्या होती है, इस तरह से हम वेव ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसके जो हाईएस्ट पॉइंट्स हैं ये क्या हैं, क्रेस्ट, और इसके जो लोअर पॉइंट्स हैं ये क्या है, ट्रफ। तो वेव लेंथ क्या होती है, 2 कंसेक्यूटिव क्रस्ट का डिस्टेंस या फिर 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ का डिस्टेंस, मतलब एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट तक का डिस्टेंस, ये क्या होगा, वेव लेंथ। या फिर एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ का डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, वेव लेंथ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं। किस बेस पर, वेव लेंथ की बेस पे। मतलब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी हैं जिनकी वेवलेंथ कम है, कुछ की ज़्यादा है। तो जो ये टाइप्स हैं ये डिपेंड करती है वेवलेंथ पर, ठीक है। टाइप्स कौन सी हैं, रेडियो वेव्स, IR इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस, UV रेडिएशन, एक्स रेज, गैमा रेज। अच्छा, अब यहाँ पर जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, वेवलेंथ डिक्रीज। मतलब जैसे हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगी रेडियो वेव की, देन IR की उससे कम, विजिबल की उससे कम, अल्ट्रावायलेट की कम, एक्सरे की उससे भी कम और गैमा रे की सबसे कम। अच्छा, अब वेवलेंथ का रिलेशन देख लो एनर्जी के साथ। एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ से। मतलब जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो की, तो रेडियो की एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, गैमा रेस की, तो गैमा रेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन क्या है, इन्वर्स है। जितने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी कम वेवलेंथ। ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बताई हुई हैं। ये देखो, ये वेव है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। यहाँ पर अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो वेवलेंथ ज़्यादा है, ठीक है, देखो ज़्यादा है वेवलेंथ। अब जैसे हम मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड, वेवलेंथ कम हो रही है, ठीक है। देखो 2 क्रस्ट, यहाँ पर भी 2 क्रस्ट, डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस है। यहाँ पर वेवलेंथ ज़्यादा है, यहाँ पर कम हो रही है। तो ये बताने का मकसद ये है कि अभी आगे जब हम टाइप्स डिस्कस करेंगे, UV और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये बात जहन में हो कि ये हैं क्या, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी एक ख़ास वेवलेंथ है। उसके बाद हम करेंगे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये बात भी पता हो कि इंफ्रारेड क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी एक ख़ास वेवलेंथ है और ये वेवलेंथ UV और विजिबल से ज़्यादा है। अच्छा, एक और पॉइंट ये है कि ये जो रेडिएशंस है ना, ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है। जैसे सन से UV रेज आ रही हैं लेकिन हमें वो नहीं दिखती, वो विजिबल नहीं है, हम अपनी आँखों से उसे नहीं देख सकते। इसमें सिर्फ जो विजिबल लाइट है ना, ये हम देख सकते हैं, जिसमें 7 कलर्स आते हैं, मेक्स थिंग एबल टू बी सीन, ठीक है। तो ये तमाम हम नहीं देख सकते, सिर्फ विजिबल लाइट जो है ये हमें विजिबल है और ये हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन और एमिशन, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बेस करता है एब्जॉर्प्शन और एमिशन पे, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन और एमिशन पे। इसी बेस पर हम एनालाइज करते हैं सैम्पल को। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, फिनोमेना इन विच पार्ट ऑफ रेडिएशन इज होल्ड अप बाय अ मीडियम। ऐसा प्रोसेस जिसमें जो मीडियम है, ठीक है, जो सैम्पल है वो क्या करे, रेडिएशन का कुछ पार्ट रख ले, उसे हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर देख सकते हो कुछ रेडिएशन हैं जो सैम्पल से पास हो रही हैं। यहाँ पर अगर काउंट करें तो 4 हैं। रेडिएशन को इस तरह से हम काउंट नहीं कर सकते, बट समझाने के लिए यहाँ पे इस तरह से लाइन बनाई हुई है, ठीक है, 4 हैं। अब यहाँ पर देखो 2 रेडिएशंस हैं, 4 इस सैम्पल से पास हुई, लेकिन पास होने के बाद कितनी रह गई, 2 रेडिएशंस। इमिट कितनी हुई, 2,
तो 2 रेडिएशंस कहाँ गई? 2 रेडिएशन इस सैंपल में रह गई। इस सैंपल ने उन 2 रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया और जो 2 रेडिएशंस बाकी हैं उन्हें इमिट कर दिया। तो ये जो सैंपल ने रेडिएशंस रखी हैं अपने पास, उसे हम क्या कहेंगे? एब्जॉर्प्शन। कि सैंपल ने उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लिया और वो रेडिएशंस जो उस सैंपल से पास होने के बाद हमें मिल रही है, जो इमिट हो रही है, उसे हम कहेंगे एमिशन। अब यहाँ पर सेकंड डेफिनेशन समझ में आ सकती है कि स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट बाय मैटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? एब्जॉर्प्शन और एमिशन की स्टडी है कि सैंपल ने कितनी रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ली, कितनी रेडिएशन इमिट हुई। स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो प्रिंसिपल है बेसिकली वो इसी पर बेस करता है। अब इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर हमने ये समझना है कि इस एब्जॉर्प्शन और एमिशन के ज़रिए हम कैसे एनालाइज करेंगे। हम पढ़ क्या रहे हैं? एनालिटिकल टेक्निक्स। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल के बेस पर हम चीज़ों को कैसे एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक लाइट सोर्स है जिसमें से कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। ठीक है, रेडिएशंस निकल रही हैं। ये रेडिएशंस इस सैंपल से पास हो रही है। ये क्या? हमारा सैंपल जिसे हमने एनालाइज करना है। ठीक है, हमने इसे क्या करना है? एनालाइज। ये सैंपल है ग्लूकोज का, फॉर एग्जांपल। इसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो ब्लू डॉट्स हैं ये क्या है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स। अब ये लाइट इस सैंपल से पास हो रही है, तो ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करेंगे? इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ लाइट यहाँ से पास भी होगी। जैसे यहाँ पर 3 लाइन्स हैं, पास होने के बाद हमें 2 लाइन्स मिल रही हैं, तो मतलब इसका कुछ पार्ट इस सैंपल में एब्जॉर्ब हो गया। अब ये जो पार्ट इमिट हो रहा है, ठीक है, ये जो रेडिएशंस हमें मिल रही हैं ये डिटेक्ट करेगा एक डिटेक्टर, और ये डिटेक्टर ये डिटेक्ट करके हमें एक वैल्यू देगा। तो इस बेस पर हम ये पता कर सकते हैं कि ग्लूकोज की क्वांटिटी क्या है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी ग्लूकोज की, उतने ही ज़्यादा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे, उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। ठीक है, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे उतनी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। तो इस एब्जॉर्प्शन के बेस पे हम ये पता कर सकते हैं कि ग्लूकोज की क्वांटिटी कितनी है सैंपल में। ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। स्पेक्ट्रोस्कोपी की हमने टाइप्स डिस्कस करनी है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिफरेंट टाइप्स हैं बेस्ड अपॉन कि हम कौन सी रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, यूवी विजिबल, इंफ्रारेड और एक्सरे। ठीक है, इसके अलावा भी और टाइप्स हैं। तो यूवी विजिबल हमने डिस्कस करना है और आईआर। यूवी विजिबल में हम 2 तरह की रेडिएशन यूज़ करेंगे, एक यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और दूसरी विजिबल रेडिएशन। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसको क्वांटिटी एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अमाउंट बताएगा। इसकी वेवलेंथ कितनी है? 192 से 900 नैनोमीटर। हर एक रेडिएशन की अपनी एक ख़ास वेवलेंथ है। अगर हम इसका प्रोसेस देखें तो इसमें क्या होता है, एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, लाइट को एक प्रिज्म से पास कर रहे हैं। क्योंकि जो विजिबल लाइट है ये 7 और डिफरेंट कलर्स पे कंसिस्ट है, और हर कलर की अपनी एक डिफरेंट वेवलेंथ है। रेड की डिफरेंट है, ठीक है, ब्लू की डिफरेंट है, ग्रीन की डिफरेंट है, येलो की डिफरेंट है। तो विजिबल में जो 7 डिफरेंट कलर्स हैं उन सब की अपनी ख़ास वेवलेंथ है। तो प्रिज्म हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपनी चॉइस की जो वेवलेंथ है वो यूज़ कर सकें। प्रिज्म क्या करता है, इस लाइट को 7 लाइट्स में ब्रेक करता है, 7 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है। हमें जो वेवलेंथ यूज़ करनी है हम वो कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से 7 डिफरेंट कलर्स होंगे, हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन कलर। तो इस तरह से एक स्लिट है, इससे हम पास कर रहे हैं अपने डिज़ायर्ड वेवलेंथ। तो ग्रीन कलर की लाइट हमने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये पास होगी हमारा सैंपल से, इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा, अगेन कुछ एमिट होगा, फिर डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा और हमें रीडिंग बताएगा। तो एब्जॉर्बेंस देख के हम ये बता सकते हैं कि इस सैंपल में हमारा जो एनालाइट है उसकी क्वांटिटी कितनी है। इसके लिए एक वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी को ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो देख सकता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अंडरस्टूड है, इसमें हम जो रेडिएशन यूज़ करेंगे वो कौन सी होगी, आईआर इंफ्रारेड रेडिएशन। इसकी जो वेवलेंथ है वो कितनी है, 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर। इसको हम क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा सैंपल है, हमें पता करना है इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो हम ये कर सकते हैं। इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी।
नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रोमेटोग्राफी।